हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 12 अगस्त 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 10 करंट अफेयर क्वेश्चन और हर करंट अफेयर क्वेश्चन के नीचे 3 से 4 ललन टॉप प्रश्न रहेगा। तो यहाँ से हम करंट अफेयर क्वेश्चन में रिवीजन के तौर पर 50 क्वेश्चन को देखेंगे। इसके बाद हम मेधान सीरीज का आज पार्ट 33 करने वाले हैं। मेधान सीरीज का पार्ट आज हमारा 33 रहेगा, जिसमें हम 5 से 6 महीने पुराने 20 करंट अफेयर क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। तो यह पूरी क्लास हमारी करंट अफेयर से संबंधित रहेगी, जो कि आने वाले एग्जाम यूपी पुलिस, आरओ और तमाम एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं 12 अगस्त के दैनिक समसामयिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न हमारा है, हाल ही में विश्व शेर दिवस 2024 कब मनाया गया है? 8 अगस्त, 9 अगस्त, 10 अगस्त या 11 अगस्त? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 10 अगस्त, यानी कि 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस 2024 मनाया गया है। इसके बारे में व्याख्या देखें तो विश्व शेर दिवस 2024 यह कब मनाया गया है? तो यह 2010 में मनाया गया है। 15 अगस्त 2020 को प्रोजेक्ट लायन शुरू किया गया था भारत में, और हर साल जो है विश्व शेर दिवस 2024 10 अगस्त को मनाया जाता है। और 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। इसके बाद 12 अगस्त यानी कि आज की तारीख को देख लेते हैं। 2 महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं 12 अगस्त को। एक तो मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और दूसरा विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। तो ये दोनों दिवस भी साथ में याद रखना है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा विश्व शेर दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 अगस्त को मनाया जाता है। भारत में प्रोजेक्ट लायन 15 अगस्त 2020 को शुरू हुआ था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुआ था। इसी दिन जो है 1973 को ही चिपको आंदोलन भी शुरू हुआ था। तो चिपको आंदोलन अगर पूछे कब शुरू किया गया था, तो यह भी शुरू हुआ था 1973 में। प्रोजेक्ट हाथी कब शुरू किया गया था? तो 1992 में शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट डॉल्फिन कब शुरू हुआ था? तो 5 अक्टूबर 2009 को प्रोजेक्ट डॉल्फिन शुरू किया गया था। दूसरा प्रश्न हमारा है, हाल ही में तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर से किसे सम्मानित किया गया है? तो आप सभी को पता है कि हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी 3 देशों की यात्रा पर गई हैं। 3 देश कौन कौन से हैं? एक तो है हमारा फिजी, दूसरा है तिमोर लेस्ते और तीसरा है न्यूजीलैंड। तो इनमें से फिजी और तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से द्रौपदी मुर्मू जी को सम्मानित किया गया है। तो देख लेते हैं। अभी इन्हें फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है द्रौपदी मुर्मू जी को, और इसके बाद मिला था इन्हें ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर। तो ये किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? तो यह तिमोर लेस्ते का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और यह इससे जो है किसे सम्मानित किया गया है? तो हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को सम्मानित किया गया है। तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर से सम्मानित होने वाली हमारे देश की पहली राष्ट्रपति कौन बन गई हैं? द्रौपदी मुर्मू जी बन गई हैं। तिमोर लेस्ते की राजधानी का क्या नाम है? तो तिमोर लेस्ते की राजधानी का नाम है दिल्ली। आसियान का नवीनतम सदस्य देश पूछे कौन सा देश है? तो तिमोर लेस्ते है। आसियान में शामिल होने वाला अगर पूछे नवीनतम या फिर 11वें क्रम का देश कौन सा है? तो 11वें क्रम का देश है तिमोर लेस्ते। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। स्पीकर रहने वाले पहले राष्ट्रपति यानी कि अध्यक्ष पद पर रहने वाले पहले राष्ट्रपति कौन बने थे? तो नीलमा संजीव रेड्डी बने थे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन थे? तो बीवी गिरी थे। हमारा थर्ड प्रश्न है, हाल ही में पीएम मोदी द्वारा लॉन्च कल्पा सुवर्णा और कल्पा शताब्दी किस्मों का संबंध किससे है? तो कल्पा सुवर्णा और कल्पा शताब्दी का संबंध किससे है? चावल से। यह है गेहूँ, ठीक है, चावल, गेहूँ, इसके बाद मक्का और नारियल। तो बताना है कि कल्पा और सुवर्णा और कल्पा शताब्दी का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, नारियल से संबंधित ये दोनों फसलें हैं। पीएम मोदी जी ने नई दिल्ली में उच्च उत्पादकता वाले 109 किस्मों को लॉन्च किया है। 109 किस्मों का अगर पूछे निर्माण किस कंपनी ने किया है? तो यह किया गया है
IARI यानी इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के द्वारा 109 किस्मों को अभी हाल ही में निर्माण किया गया है, जिनमें 2 प्रमुख फसलें हैं। एक तो कल्पा सुवर्णा है और दूसरा कल्पा शताब्दी है। इन दोनों का संबंध अगर पूछे किससे है तो ये दोनों जो है नारियल की प्रजातियां हैं। तो कल्पा सुवर्णा ये बौनी नारियल प्रजाति है और कल्पा शताब्दी ये बड़ी नारियल प्रजाति हैं। तो दोनों को याद रखना, ये छोटी वाली है और ये बड़ी वाली है, ठीक है। तो ये दोनों जो है किस किस्म से संबंधित है, तो ये जो है नारियल की प्रजातियां हैं। इसको भी हाल ही में नई दिल्ली से PM मोदी जी ने लॉन्च किया है। अगर बात करते हैं गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन A पाया जाता है। जबकि जो पॉलिश किया हुआ राइस होता है उसमें कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, तो विटामिन B1 नहीं पाया जाता। रबी की फसल को याद करने की ट्रिक है, नाई हूटर बजते ही जोश में आलू लाया। तो ये ट्रिक होता है, ना से हो जाएगा चना, ई से हो जाएगा राई, हु से हो जाएगा गेहूँ, टर से हो जाएगा मटर, बजते ही ये वाला साइलेंट रहेगा। इसके बाद जो से हो जाएगा जोश, सा से हो जाएगा सरसों और यहाँ पे में भी साइलेंट रहेगा और लाया भी साइलेंट रहेगा, आलू से आलू हो जाएगा। तो चना, राई, गेहूँ, मटर, जौ, सरसों, आलू ये सभी किसकी फसलें हैं, तो रबी की फसलें हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है चौथा, हाल ही में MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? अनंत दर्शन शंकर, अभिनव बिंद्रा, सुदर्शन पटनायक या रोशनी नादर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार से अनंत दर्शन शंकर जी को सम्मानित किया गया है। इसकी व्याख्या देखें तो MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है, तो अनंत दर्शन शंकर जी को दिया गया है। और यह अवार्ड देने वाली अगर पूछे संस्था कौन सी है, तो रोटरी क्लब ऑफ मद्रास यह संस्था है। इन्हीं की इस संस्था के द्वारा MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार अनंत दर्शन शंकर जी को दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि जंगली औषधीय पौधों के संरक्षण के लिए दिया गया है। तो जंगली औषधीय पौधों के संरक्षण के लिए अनंत दर्शन जी को पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार दिया गया है। MS स्वामीनाथन जी को भी हाल ही में 2024 का भारत रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। भारत में हरित क्रांति के जनक पूछे कौन माने जाते हैं, तो MS स्वामीनाथन माने जाते हैं। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन हैं, तो नॉर्मन बोरलॉग हैं। हरित क्रांति अगर पूछे शब्द देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो हरित क्रांति शब्द देने वाले पहले व्यक्ति थे विलियम गॉड। ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड से अभी किसे सम्मानित किया गया है, तो यह सम्मानित किया गया है अभिनव बिंद्रा जी को। 2024 में अगर बात करते हैं कि भारत रत्न कितने व्यक्तियों को दिया गया है, तो 5 व्यक्तियों को दिया गया है। एक तो कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, MS स्वामीनाथन, PV नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह। तो ये 5 नाम आप सभी को याद रखना है, जिन्हें 2024 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में मंदिर में मूर्ति को जीवित व्यक्ति के रूप में किसने मान्यता दी है, तो मंदिर में मूर्ति को जीवित व्यक्ति के रूप में किसने मान्यता दी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन A मद्रास उच्च न्यायालय के द्वारा। अभी जो है मद्रास उच्च न्यायालय ने मंदिर में मूर्ति को जीवित व्यक्ति के रूप में मान्यता दे दी है और कहा कि जो मंदिर में मूर्ति है इसको पारंपरिक अनुष्ठान के लिए मंदिर की पूजा अर्चना होनी चाहिए। इसलिए जो है मंदिर का जो है कपाट खोल दिया गया है और जिससे कि मंदिर की पूजा की जा सके। और मद्रास उच्च न्यायालय ने मंदिर में मूर्ति को जीवित व्यक्ति के रूप में मान्यता दे दिया है और इसके बाद अब मंदिर में पूजा अर्चना होनी शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, तलाक के बाद मुस्लिम महिलाओं को भी समान अधिकार मिलेगा। यह बात किस धारा में कही गई है कि तलाक के बाद मुस्लिम महिलाओं को भी समान अधिकार मिलेगा, यह किस धारा में कही गई है, तो धारा 125 में कही गई है। वर्तमान में अगर पूछे भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं, तो भारत में कुल 25 हाई कोर्ट हैं। नवीनतम हाई कोर्ट पूछे कौन सा है, तो अमरावती उच्च न्यायालय है। इसके बाद हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश पूछे कौन बनी थी, तो हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश बनी थी अन्ना चांडी, जो कि केरल हाई कोर्ट में कार्यरत थी। नेक्स्ट है हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, अगर मुख्य न्यायाधीश पूछे कौन थी, तो लीला सेठ थी। ये हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में कार्यरत थी। छठा प्रश्न हमारा है, हाल ही में विदेश मंत्रालय और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने किस देश के मुनाल उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए समझौता किया है, तो मुनाल उपग्रह पूछे किस देश का है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन D नेपाल का है। विदेश मंत्रालय
और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के बीच में अभी समझौता हुआ है, ये आपको याद रखना है। और किस बात को लेकर समझौता हुआ है? जो मुनाल उपग्रह है इसको जो है लॉन्च किया जाएगा PSLV रॉकेट के द्वारा, जो कि अगर बात करते हैं कि यह उपग्रह किस देश का है, तो यह नेपाल का उपग्रह है। तो नेपाल का उपग्रह मुनाल उपग्रह को, नेपाल का जो उपग्रह है जिसका नाम मुनाल उपग्रह है, इसको रॉकेट PSLV से लॉन्च किया जाएगा। किसके द्वारा? तो विदेश मंत्रालय और न्यू स्पेस इंडिया के बीच समझौता होने के बाद इसे लॉन्च किया जाएगा। इसरो की अगर बात करते हैं दूसरी वाणिज्यिक कमर्शियल ब्रांच कौन सी है, तो यही है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना कब की गई थी? 2019 में। तो यह मतलब दूसरे नंबर की है। अगर पहली पूछे इसरो की वाणिज्यिक कमर्शियल ब्रांच कौन सी है, तो पहली वाली है एट्रिक्स। इसे जो है 1992 में स्थापित किया गया था और 2019 में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी NSIL को स्थापित किया गया था। तो ये दोनों जो है किसकी ब्रांच हैं? तो ये इसरो की ब्रांच हैं। ठीक है। नेपाल की अगर पर्यटन की राजधानी की बात करते हैं तो इसकी राजधानी का नाम है पोखरा। और नेपाल के PM कौन है? तो नेपाल के PM है KP शर्मा ओली। नेपाल से सीमा बनाने वाले भारत के 5 राज्य हैं। एक तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ये जो है 5 राज्य नेपाल से सीमा बनाते हैं। हाल ही में देश का पहला राइस ATM कहाँ लॉन्च हुआ है, यानी कि चावल निकलने वाला ATM कहाँ लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया है उड़ीसा में। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। राइस ATM को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया है उड़ीसा में। यह देश का पहला राइस ATM है। ठीक है। तो किसी भी राज्य में देश का पहला राइस ATM कहाँ लॉन्च किया गया है? उड़ीसा में लॉन्च किया गया है। यह जो है अगर बात करते हैं इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है अन्नपूर्ति अनाज ATM इसका नाम है। यहाँ पे जो है 24/7 डेज यहाँ चावल मिलेगा, यानी कि 24 घंटे सप्ताह में 24 घंटे जो है इस ATM से चावल मिलेगा। जिसके पास भी राशन कार्ड होगा वो अपना राशन कार्ड ले जाके इस ATM में अपना पिन नंबर डाल देगा, जो राशन नंबर होगा डाल देगा। इसके बाद जो है राशन निकल जाएगा। ठीक है। एक बार में अगर पूछे कितना राशन निकलेगा, तो 50 किलो इसमें जो है चावल निकलने वाला है एक बार में। ठीक है। तो कहाँ पर लगा है? तो यह उड़ीसा में लगा है, ये आपको याद रखना है। और उड़ीसा के अगर बात करते हैं CM कौन है, तो मोहन चरण मांझी हैं। हाल ही में चर्चा में रहे देश के तीसरे सबसे बड़े टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास तमोर पिंगला का संबंध किससे है? तो टाइगर रिजर्व जो तीसरे क्रम का सबसे बड़ा है इसका नाम है गुरु घासीदास तमोर पिंगला। ये किस राज्य में है? तो यह छत्तीसगढ़ में है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व अगर पूछे कि यह किस राज्य से संबंधित है, तो यह छत्तीसगढ़ से संबंधित है। इसे अभी जो है टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी नहीं दी गई है। अगर मंजूरी दे दी जाएगी तो देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन हो जाएगा? तो गुरु घासीदास तमोर पिंगला हो जाएगा, जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है। तो मैंने बता दिया कि भारत का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन बन जाएगा, तो बन जाएगा गुरु घासीदास तांगला तिमोर लिस्टे। ठीक है, सॉरी, ये बन जाएगा गुरु घासीदास तमोर पिंगला, जो कि तीसरे क्रम का भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन जाएगा। अगर बात करते हैं कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो श्री नागार्जुनम सैलम टाइगर रिजर्व है। और ये कहाँ पर है? तो यह आंध्र प्रदेश में है। और दूसरा अगर पूछे भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो मानस टाइगर रिजर्व है, जो कि असम में है। नेक्स्ट हमारा है भारत का नवीनतम टाइगर रिजर्व पूछे कौन सा है, तो 53वें क्रम का और 54वें क्रम का दोनों देख लेते हैं। तो 53वें क्रम का है रानीपुर चित्रकूट यूपी में स्थित है, और 54वां जो कि नवीनतम है तो रानी दुर्गावती है, जो कि मध्य प्रदेश में है। भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान पूछे कौन सा है, तो देहिंग पटकई है, जो कि असम में है। भारत का नवीनतम रामसर साइट कौन सा है, तो नागी और नकटी है, जो कि बिहार में स्थित है। और वर्तमान में भारत में कुल रामसर साइट कितनी है, तो 80 रामसर साइट है। इसके बाद देखते हैं यूनेस्को में शामिल भारत की नवीनतम विश्व धरोहर कौन सी है, तो मोइदम है। मोइदम कहाँ पे है, तो यह असम में है। कहाँ है, तो यह असम में है। अगर पूछे कि भारत के किस क्रम की मोइदम को विश्व धरोहर सूची बनाया गया है, तो यह 43वें क्रम का बनाया गया है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। 9वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए हाथी ऐप किसने विकसित किया है, तो हाथी ऐप किस राज्य में विकसित किया गया है, तो यह असम में विकसित किया गया है। अभी जो है हाथी ऐप को लॉन्च किया है किसने, असम सरकार ने लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है लॉन्च करने का, तो मानव और हाथी के बीच जो संघर्ष होता है इसको रोकने के लिए
हाथी ऐप को लॉन्च किया गया है। यानी कि गांव है, मान लीजिए अगर हाथी जो है गांव में इंटर करता है तो यहाँ पे जो है एक सिस्टम इस तरह का बना दिया जाएगा हाथी ऐप के माध्यम से कि गांव में जैसे ही हाथी इंटर करेगा वैसे ही अलार्म बज जाएगा, जिससे कि जो गांव के लोग हैं वो भागकर किसी सुरक्षित जगह पे अपना निवास ले सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हाथी ऐप कहाँ लॉन्च किया गया है? असम सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिससे मानव और हाथी के बीच में संघर्ष खत्म हो सके। संकलन ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो NIA ने लॉन्च किया है। संज्ञान ऐप को RPF के द्वारा लॉन्च किया गया है। लोकपथ ऐप यह मध्य प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है। यानी कि जो सड़कों पे गड्ढा गुड्ढे हैं उनको जो है अच्छी तरह से मरम्मत करने के लिए लोकपथ ऐप महाराष्ट्र मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया गया है झारखंड के द्वारा, जिससे कि हॉस्पिटल में नर्स और डॉक्टर की उपस्थिति हो सके। सक्षम ऐप यह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। स्वाति पोर्टल यह लॉन्च किया गया है महिलाओं के लिए। महिलाओं को जो है S फॉर साइंस, T फॉर टेक, E फॉर इंजीनियरिंग, M फॉर मैथमेटिक्स, तो इन क्षेत्रों में महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए स्वाति पोर्टल लॉन्च किया गया है। आज का आखिरी करंट अफेयर क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में भारत को कौन सा रैंक प्राप्त है? तो भारत को कौन सा स्थान मिला है पेरिस ओलंपिक में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत को 71वां स्थान मिला है। इसमें जो है पाकिस्तान से जो है भारत से अच्छी कंडीशन में है। देखते हैं पहले कुछ पदक तालिका में कौन सा देश पहले नंबर पर है। तो पेरिस ओलंपिक 2024 में अगर देखें पॉइंट टेबल में तो पहला स्थान किसका है? तो पहला स्थान है USA का। किसका है? USA का पहला स्थान है, जिसमें USA ने 40 गोल्ड मेडल जीते हैं और टोटल 126 पदक USA ने जीता है, जिससे जो है पॉइंट टेबल पर पहले नंबर पर USA है, दूसरे नंबर पर चीन है और तीसरे नंबर पर जापान है। तो पहले नंबर पर USA, दूसरे पर चीन और तीसरे पर जापान है। अगर वही बात करते हैं भारत की रैंक क्या है, तो भारत जो है 71वें नंबर पर है, जिसमें भारत ने 0 मेडल यानी कि एक भी गोल्ड नहीं जीता और इसके बाद 1 सिल्वर जीता है और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीता गया है भारत के द्वारा। तो भारत ने टोटल कितने पदक जीते हैं? टोटल 6 पदक जीते हैं, ये आपको याद रखना है। और 6 पदक के साथ भारत की रैंक कितनी है टेबल पॉइंट में? तो भारत की रैंक है 71वीं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि ये 5 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर किसने जीता है। 1 सिल्वर मेडल अगर पूछे किसने जीता है तो यह जीता गया है नीरज चोपड़ा जी के द्वारा। इन्होंने भाला फेंक में 89.45 मीटर दूर भाला फेंककर भारत को सिल्वर मेडल दिया है। इसके बाद 5 ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता है ये भी देख लेते हैं। पहला ब्रॉन्ज मेडल जीता गया था मनु भाकर जी के द्वारा। इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में निशानेबाजी में ब्रॉन्ज मेडल जीता। फिर इसके बाद मिक्स में मनु भाकर और सबरजोत सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल में दूसरा ब्रॉन्ज मेडल जीता और तीसरा जीता गया है स्वप्निल जी के द्वारा 50 मीटर एयर पिस्टल में। तो याद रखना 50 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता है? तो स्वप्निल जी ने जीता है और ये महाराष्ट्र के हैं। और वही बात करें कि हॉकी की टीम ने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। चौथा वाला किसने जीता है? तो हॉकी टीम ने जीता है और किसको हराकर? तो स्पेन को हराकर भारत की हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और जबकि 5वां अगर पूछे किसने जिताया है तो अमन सहरावत जी ने जिताया है 57 किलो कैटेगरी के कुश्ती में। ठीक है, तो 57 किलो की कैटेगरी में अमन सहरावत जी ने भारत को 5वां ब्रॉन्ज मेडल जिताया है। तो भारत के 5 ब्रॉन्ज मेडल और 1 सिल्वर मेडल जो कि नीरज चोपड़ा जी के द्वारा जिताया गया है। इसके साथ भारत की रैंक जो है ओलंपिक में कितनी है? 71वीं है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। पहले नंबर पर कौन है? USA है, दूसरे पर चीन, तीसरे पर जापान, 71वें नंबर पर भारत। और पाकिस्तान की रैंक अगर पूछे कितनी है तो भारत से अच्छी कंडीशन है, भारत की 71वीं है तो इनकी 61वीं है। तो दोनों याद हो सकते हैं कि भारत से जो है पाकिस्तान 10 पायदान ऊपर है, जिसमें पाकिस्तान की तरफ से अरशद नदीम ने भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता था और इन्होंने 92.97 मीटर दूर भाला फेंककर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिया है। जो टेबल पॉइंट में अगर बात करते हैं कि रैंक किस मेडल से आधारित की जाती है तो मेडल जो है गोल्ड से स्थापित किया जाता है। मतलब कि अगर किसी भी देश के पास अगर गोल्ड है तो वह जो है अच्छी कंडीशन पर होगा। भारत के पास एक भी गोल्ड नहीं है और पाकिस्तान के पास सिर्फ एक ही मेडल है, वो भी कौन सा मेडल है? वो भी गोल्ड मेडल है। तो देख सकते हैं कि पाकिस्तान की कंडीशन गोल्ड में जीतने के कारण हमसे अच्छी है। ठीक है, तो पॉइंट टेबल में पाकिस्तान की रैंक है 61वीं और भारत की रैंक है 71वीं। अब हम करंट अफेयर क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे जो कि हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 12 होगा। इसमें हम 20 करंट अफेयर क्वेश्चन का जल्दी रिपीट कर लेंगे और यह जो है हम 10 मिनट में समाप्त कर देंगे। पहला प्रश्न हमारा है भारत शक्ति यह किसके बीच में अभ्यास हुआ है? तो यह तीनों सेनाओं के बीच में होने वाला अभ्यास है। इसका आयोजन पोखरण राजस्थान में किया गया है। इरास्मस पुरस्कार किसे दिया गया है 2024 में? तो अमिताभ घोष को दिया गया है।
नागरिकता संशोधन कानून 2019 किसके लिए लाया गया है? तो जिनका बाप भारत है उनके लिए लाया गया है, यानी कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जो भी अल्प समुदाय के लोग हैं उनके लिए यह कानून लाया गया है। इंडिया बाय द क्रेक महोत्सव का आयोजन पूछे कहाँ किया गया है? तो यह किया गया था UAE में किया गया था। इसके बाद है 96वें ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो ओपेनहाइमर को मिला है। ओपेनहाइमर के डायरेक्टर कौन है? तो क्रिस्टोफर नोलन है। सात्विक और चिराग की जोड़ी ने वर्ष 2024 का पहला युगल खिताब कौन सा जीता था? तो इन्होंने फ्रेंच ओपन पहला जीता था और थाईलैंड ओपन दूसरा इन्होंने युगल में जीता है। ऑपरेशन कामधेनु यह जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया था, जो मवेशी पशुएं हैं उनकी तस्करी को रोकने के लिए। MRIV तकनीकी का प्रयोग अगर पूछे, यानी कि एक मिसाइल से एक साथ जो है कई टारगेट को भेजना है, इसे ही MRI तकनीकी कहते हैं। तो MRI तकनीकी का प्रयोग अगर पूछे किस मिसाइल में किया गया है? तो अग्नि 5 मिसाइल में किया गया है, जिसका निर्माण DRDO के द्वारा किया गया है। भारतीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो देवेंद्र झांझड़िया जी को बनाया गया है, जो कि चूरू विधानसभा से MP भी हैं। याउंडे घोषणा पत्र अगर पूछे किस देश में लाया गया है? तो याउंडे घोषणा पत्र लाया गया है अफ्रीका देश में, और किसके लिए लाया गया है? तो मलेरिया को खत्म करने के लिए यह घोषणा पत्र लाया गया है। IAA गोल्डन कंपास पुरस्कार किसे दिया गया है? तो श्रीनिवासन जी को दिया गया है। नायब सिंह सैनी ये हरियाणा के नए CM बनाए गए हैं मनोहर लाल खट्टर जी के बाद। शेरनी पोर्टल अगर पूछे किसके लिए शुरू किया गया था? तो महिलाओं को वैज्ञानिक क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए शेरनी पोर्टल लॉन्च किया गया था, और किसके द्वारा? तो UGC यानी यूनियन ग्रांट कमीशन के द्वारा लॉन्च किया गया था। निंगल नालाम योजना यह किस राज्य सरकार में शुरू किया गया था? तो तमिलनाडु में शुरू किया गया था। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो किशोर मकवाना जी बनाए गए हैं। और अनुसूचित जाति से अगर संबंधित अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद है 338, ये आपको याद रखना है। अगर वहीं पूछ लेते हैं कि अनुसूचित जनजाति, अगर जनजाति आ जाती है तो जनजाति से संबंधित अगर पूछे कौन सा अनुच्छेद है? तो 338A हो जाएगा। ठीक है, तो 338A हो जाएगा, जो कि अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। 2019 से 2023 के बीच में दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन रहा है? तो यानी कि विदेशों से सबसे ज़्यादा हथियार मंगाने वाला देश कौन सा बन गया है? भारत बन गया है। मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल होने वाली भारत की अगर पूछे कि मुख्यमंत्री कौन थी? तो अभी हाल ही में द्रौपदी मुर्मू जी को मॉरिशस यात्रा पर भेजा गया था। नेक्स्ट हमारा है दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद कौन सी है? तो यह स्थापित किया गया है सऊदी अरब में। हैदराबाद स्वाधीनता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 17 सितंबर को मनाया जाता है। 20वां प्रश्न है और आज का आखिरी है। कोचरब आश्रम की शुरुआत अगर पूछे कहाँ की गई है? तो यह गुजरात में किया गया है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से हमने अपने 12 अगस्त के करंट अफेयर क्वेश्चन और साथ में उसकी व्याख्या लल्लन टॉप प्रश्नों को देखा, और फिर इसके बाद हमने 20 करंट अफेयर क्वेश्चन का रिवीजन किया है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर आप सभी में से कोई भी यूपी पुलिस के बारे में अगर मतलब इस टॉपिक से संबंधित संपूर्ण क्लास, यानी कि एक क्लास में एक मैराथन टॉपिक हम कंप्लीट कर देंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित, और शाम को 5 बजे यह टॉपिक पूरी अपलोड कर दी जाएगी। लगभग 1 घंटे 1.5 घंटे की क्लास होगी, जिसमें आप सभी को उत्तर प्रदेश के सभी महत्वपूर्ण जानकारी दे दी जाएगी। यानी कि उत्तर प्रदेश का जो नामकरण कैसे है, अक्षांशीय विस्तार, उत्तर प्रदेश की जलवायु और यहाँ की जो भी टाइगर रिजर्व हैं, जो तमाम सभी जानकारी है वो आप सभी को शाम को 5 बजे की क्लास में मिल जाएगा, जो कि मैराथन रहेगा। 1 से 1.5 घंटे में हम सारी क्लास को अटेंडेंस कर लेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, शाम को जरूर जुड़ें। ठीक है, तो कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।